हम आपका चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। आपका चैप्टर था द कोल्ड वार इरा, ठीक है, जो शीत युद्ध का दौर हम पढ़ रहे थे। उसमें देखिए सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं एरियाज ऑफ द कोल्ड वार, ठीक है। कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो कोल्ड वार से जो शीत युद्ध से प्रभावित था। द क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस दैट वी बिगेन दिस चैप्टर विद was only one of the several crises that occurred during the Cold War। ये कहता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, जिसमें ये उन क्राइसिस में से एक है जो कोल्ड वार के ड्यूरेशन में हुए थे। कहते हैं द कोल्ड वार ऑल्सो लेड टू सेवरल शूटिंग वॉर, ठीक है। कोल्ड वार के दौरान काफ़ी मतलब ऐसे खूनी युद्ध भी हुए थे, ठीक है। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दिस क्राइसिस इन वार्स डिड नॉट लीड टू अनदर वर्ल्ड वार। लेकिन यह इम्पोर्टेंट है कि मतलब इसे जो ये क्राइसिस हुए और जो ये वार हुए इनसे कोई दूसरा अन्य विश्व युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वार हो चुके थे और 3rd वर्ल्ड वार की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी USSR एंड USA के बिटवीन में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहते हैं द 2 सुपर वर पोइज्ड फॉर द डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया 1950 to 1953, बर्लिन में 1958 to 62 और कांगो में इन 1960। ये कहता है कि जो दोनों सुपर वार हैं वो काफ़ी टाइम अपने एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई, ठीक है, युद्ध की सिचुएशन में। कब कोरिया के अंदर, बर्लिन के अंदर और कांगो के अंदर एंड इन सेवरल अदर प्लेसेस, और ऐसे दूसरे स्थान भी थे। क्राइसिस डिपेंड जो क्राइसिस है वो ज़्यादा गहरे होते गए एज नीदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व वॉज विलिंग टू बैक डाउन, और दोनों पार्टीज़ में से ना ही USA और ना ही USSR दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहती। व्हेन वी टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ द कोल्ड वार, जब हम कभी भी ऐसे अखाड़े की बात करते हैं जो शीत युद्ध से प्रभावित हो, तो हम क्या रेफ़र करते हैं, देयरफॉर टू एरियाज where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system did not cross certain limits। हम उनकी बात करते हैं जहाँ पर युद्ध हुए और क्राइसिस काफ़ी हुए, ठीक है, और जहाँ पर काफ़ी डर बना हुआ था इन अलायंस सिस्टम की वजह से, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कुछ लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया। ए ग्रेट मैनी लाइव्स वर लॉस्ट इन सम ऑफ दीज एरियाज, लाइक ये कहता है बहुत सारे मतलब जीवन की हानि हुई थी। कौन से एरिया में, कोरिया था, वियतनाम, अफगानिस्तान, बट द वर्ल्ड वॉज स्पीयर्ड इन न्यूक्लियर वार, लेकिन पूरा विश्व जो है वो इस चीज़ से चिंतित था कि कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वार, परमाणु युद्ध हो जाए। इन सम केसेस हुज मिलिट्री बिल्ड्स अप वर रिपोर्टेड, ठीक है। इन मैनी केसेस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, जो उनके बीच में राजनयिक जो वार्ताएं होती थी, ठीक है, बिटवीन द सुपर वार्स कुड नॉट बी सर्टेन, वो नहीं हो सकी, एंड कंट्रीब्यूटेड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, और इसकी वजह से उनके बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। कहते हैं समटाइम्स कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स फॉर एग्जाम्पल नॉन अलाइंड कंट्रीज प्लेड ए रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वार कन्फ्लिक्ट। ये कहता है एंड अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस। ये कहता है कि कुछ बार तो ऐसे भी हुआ है जो ये 2 ब्लॉक्स से, एक USSR था एक USA था, इनके बीच में जो बाहर से भी इंटरफेयर हुआ, जिसकी वजह से जो कोल्ड वार के कन्फ्लिक्ट थे वो काफ़ी रिड्यूस हो गए, ठीक है। जैसे बाहर से कौन थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट था। जवाहरलाल नेहरू की यदि हम बात करें, वन ऑफ द की लीडर ऑफ द NAM, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट का एक प्रमुख नेता के रूप में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्लेड ए क्रूशियल रोल, उन्होंने एक अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मीडिएटिंग बिटवीन टू द कोरियाज, किसके बीच में एज ए मीडिएटर, कोरियाज के बीच में। और कांगो की क्राइसिस की यदि बात करें तो वहाँ पर UN सेक्रेटरी जनरल ने मीडिएटर रोल प्ले किया था। फिर कहता है बाय एंड लार्ज इट वॉज रियलाइजेशन ऑन ए सुपर पावर पार्ट दैट वार बाय ऑल मीन्स शुड बी अवॉइडेड दैट दैम एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। ये कहता है कि दोनों ही सुपर पावर ने यह रियलाइज़ कर लिया था कि हमें जो वार है उसे अवॉइड कर देना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली इन इंटरनेशनल अफेयर, और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर काफ़ी जिम्मेवारी के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। एज द कोल्ड वार रोल्ड फ्रॉम वन एरेना टू अनदर, इस तरीके से हम देखें कि जो कोल्ड वार था वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में
स्थानांतरित होता रहा। द लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट वार इंक्रीजली एविडेंट, और इस तरीके से जो संयम का तर्क था वह भी बढ़ता रहा। हाउएवर सिंस द कोल्ड वार डिड नॉट एलिमिनेट रिवेलरीज, जो ये कहता है इनके बीच में जो कंपटीशन था ये ख़त्म नहीं हुआ कोल्ड वार के ड्यूरेशन में। बिटवीन द टू अलायंसेस म्यूचुअल सस्पेंशन, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करते थे। लेट देम टू आर्म देम सेल्फ टू टिथ एंड टू कॉन्सेंटली प्रिपेयर फॉर वार, इस वजह से ये अपने पास काफ़ी हथियार जो थे वो स्टोर करने लग रहे थे और अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करने लग रहे थे। हुज स्टॉक ऑफ आर्म वर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट वार फ्रॉम टेकिंग प्लेस, ये इनकी सोच क्या थी कि ये सोचते थे कि मतलब जो युद्ध है, युद्ध के द्वारा ये अपने जो हथियार हैं, हथियारों के द्वारा ये अपने आप को युद्ध से सेफ रख सकते हैं। फिर कहते हैं द टू साइड्स अंडरस्टूड दैट वार माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रेंट, ये दोनों ही साइड ये सोचती थी, समझती थी कि जो युद्ध है वो संयम का व्यवहार रखने के बाद भी हो सकता है। इधर साइड माइट मिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन इन द पोजीशन ऑफ अदर साइड, ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक साइड मतलब जो दूसरे के पास वेपन्स हैं उनको मिस कैलकुलेट करें, एंड दे माइट मिसअंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ अदर साइड, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो उनके इंटेंशन है उसको समझने में नाकामयाब रहें। बिसाइड्स, इसके अलावा बट इट देयर वॉज ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट, और क्या होगा तब यदि कोई न्यूक्लियर जो परमाणु से रिलेटेड घटना है वो घटित हो गई तो व्हाट वुड हैपन इफ़ समवन फायर्ड ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन बाय मिस्टेक, क्या होगा जब किसी ने गलती से एक न्यूक्लियर वेपन को फायर कर दिया। इफ़ ए सोल्जर मिस्चिवली शूट ऑफ ए वेपन डेलिबरेटली टू स्टार्ट ए वॉर, और कभी ऐसा भी हो सकता था कि कोई भी सैनिक जानबूझकर ऐसा करे ताकि जिससे विश्व युद्ध छिड़ जाए। कहते हैं व्हाट इफ़ एन एक्सीडेंट अकर्ड विद ए न्यूक्लियर वेपन, और यदि कोई दुर्घटना होगी न्यूक्लियर वेपन के साथ तब क्या होगा। हाउ वुड द लीडर ऑफ दैट कंट्री नो इट वाज एन एक्सीडेंट, फिर दूसरी कंट्री का जो लीडर है वो किस तरीके से जानेंगे कि यह एक दुर्घटना है। नोट एन एक्ट ऑफ सबडुगेट, यह कोई षड्यंत्र नहीं है दुश्मन के द्वारा, और दैट ए मिसाइल हैड नॉट लैंडेड फ्रॉम द अदर साइड। फिर उसके बाद देखिए ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे थे, ठीक है। और फिर उस सिचुएशन में यूएसएसआर यूएसए ने क्या डिसीजन लिया, इन द टाइम देयरफॉर द यूएसए एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग, यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने डिसाइड किया कि जो हमारे हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन है और नॉन न्यूक्लियर वेपन है, हम उनको सीमित कर देंगे, एलिमिनेट, हम उनको ख़त्म कर देंगे। स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन दे डिसाइडेड, उन्होंने एक संतुलित बैलेंस बनाया, संतुलन किया कि वेपन्स में। दे डिसाइडेड कुड मेंटेन थ्रू द आर्म कंट्रोल, और स्टार्टिंग इन द 1960 द टू साइड्स साइंड 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट। 1960 के अंदर दोनों ही साइड्स ने 3 एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किए। देयर वुड द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, फर्स्ट टेस्ट बैन ट्रीटी, सेकेंड इज़ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंड थर्ड इज़ द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। देयर आफ्टर द सुपर पावर हैड सेवरल राउंड फॉर आर्म लिमिटेशन टॉक एंड साइन सेवरल मोर ट्रीटीज टू लिमिट देयर आर्म्स, ठीक है। बहुत सारे ट्रीटीज पे सिग्नेचर हुए थे इसके बाद भी, ताकि वो अपने आर्म्स को लिमिट कर सके। फिर उसके बाद देखिए चैलेंज टू बायपोलरिटी। बायपोलरिटी मतलब जो इन दोनों से ही मतलब जो दूर रहे थे, जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट वाले थे, उनके बारे में देखते हैं हम। कहते हैं वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द कोल्ड वार टेंडिंग टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू रिवेल अलायंसेस। इस तरीके से हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरीके से शीत युद्ध ने हमारे पूरे विश्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्ट दैट द नॉन अलाइंड ऑफर्ड द न्यूली डिक्लाइंस्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका ए थर्ड ऑप्शन नॉट टू जॉइन अदर अलाइंसेस। ये उस टाइम पे काफ़ी कंट्री ऐसी थी जो क्या नाम है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की थी, जो उस टाइम पे डिकोलोनाइज्ड हुई थी, ठीक है। उनके पास एक तीसरा ऑप्शन उत्पन्न हो गया था, वो क्या था, इन अलायंस को ज्वाइन नहीं करना। द रूट्स ऑफ द नेम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन 3 लीडर्स। ये कहता है जो रूट्स हैं, जो जड़ें थी नेम की, वो कहाँ से डली थी, 3 दोस्तों के बीच में, 3 जो लीडर्स थे उनकी फ्रेंडशिप, जैसे कि यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो थे, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू थे, और इजिप्ट के लीडर थे गैमल अब्दुल नासिर, और हु हेल्ड ए मीटिंग इन 1956, जिनकी मीटिंग कब हुई थी, 1956 में। और इंडोनेशिया के सुकरानो और घाना के थे वामी
एन कुर्मा स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड दैम, इन्होंने इनको सपोर्ट किया था। दिस 5 लीडर, ये 5 लीडर हो गए, एक जोसेफ थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे इजिप्ट के लीडर थे गैमल अब्दुल और फोर्थ सुकरानो और जो उसके बाद वामे एन कुर्मा थे। ये 5 लीडर थे जो मतलब मुख्य रूप से नैम के नेता थे। फिर उसके बाद दीज 5 लीडर केम टू नोन एज द 5 फाउंडर ऑफ द नैम, इन्हीं नेताओं को 5 नेताओं को फाउंडर बोला गया नैम का। इन द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वाज हेल्ड इन बेलग्रेडे, और पहला जो नॉन अलाइंड समिट था वो बेलग्रेडे में हुआ 1961 में। दिस वाज द कल्मिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 फैक्टर, इसके अंदर 3 तथ्य जो उभर कर सामने आए वो कौन से थे? कॉर्पोरेशन अमॉन्ग दिस 5 कंट्रीज़, ये 5 जो कंट्रीज़ हैं आपस में सहयोग करेंगी। ग्रोइंग कोल्ड वार टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरिया, और मतलब किस मुद्दों पर बात करेंगे? जो कोल्ड वार की जो टेंशन है जो अभी ग्रो होने लग रहा है, एंड वाइडनिंग एरिया, और जो इसका क्षेत्र जो है वो बढ़ता जा रहा है। थर्ड इज़ द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यू डिक्लोनाइज अफ्रीकन कंट्री इनटू द इंटरनेशनल एरेना। बाय 1960 देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर इन द UN। यहाँ पर कुल 16 जो अफ्रीकन कंट्री थी वो UN की अब नई मेंबर बन गई थी। द फर्स्ट समिट वाज अटेंडेड बाय द 25 स्टेट्स, ये कहता है जो पहला इसका समिट था वो 25 स्टेट द्वारा अटेंड किया गया था। ओवर द ईयर, जैसे जैसे इसमें बीतता गया, साल बीतते गए, द मेंबरशिप ऑफ नेम एक्सपेंडेड, इसकी जो मेंबरशिप जो इसके सदस्यों की संख्या थी वह बढ़ती गई। द लेटेस्ट मीटिंग 17th समिट जो इसका हुआ था वो वेनेजुएला के अंदर हुआ था 2016 के अंदर। इट इंक्लूडेड 120 मेंबर स्टेट एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्री। एज नॉन अलाइनमेंट ग्रो इनटू ए पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट, अब जो नॉन अलाइनमेंट है वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। कंट्रीज़ ऑफ द वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरेस्ट ज्वाइंड इट, काफ़ी जो मतलब फॉरेन कंट्री थी, दूसरी कंट्री थी, उन्होंने इसे ज्वाइन किया। दिस मेड द मूवमेंट लेस होमोजीनियस एंड ऑल्सो मेड इट मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन इन वेरी नीट एंड प्रिसाइज टर्म, ये कहता है इसकी वजह से ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी लेस होमोजीनियस हो गया था जो, और उसके बाद ये कहता है कि इसे डिफ़ाइन करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। व्हाट इज़ इट रियली स्टैंड फॉर, यह वास्तव में किस चीज़ के लिए है? कहते हैं इंक्रीजिंगली नेम वॉज ईजियर टू डिफाइन इन टर्म ऑफ वट इट वॉज नोट, यदि नेम को डिफ़ाइन करना है तो उसका ईजी आसान जो तरीका है वह यह है कि उसे ये डिफ़ाइन किया जाए कि वह क्या नहीं है। इट वॉज नॉट अबाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ एन अलायंस, यह नहीं है किसी भी गठबंधन जो ये बने हुए थे USSR एंड USA, इनका सदस्य नहीं है, इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंसेज, इसकी जो पॉलिसीज थी वो इन अलायंसेज से दूर रहना थी। शुड बी कंसिडर आइसोलेनिज्म और न्यूट्रलिटी, ठीक है, वो क्या थी? बिल्कुल ही अपने आप को तटस्थ कर देना, न्यूट्रल कर देना। फिर उसके बाद देखिए नॉन अलाइनमेंट इज़ नॉट आइसोलेनिज्म सिंस आइसोलेनिज्म मीन्स रिमेन अलाउ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर। नॉन अलाइनमेंट का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि वे बिल्कुल ही अलग थलग हैं या फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनसे वो बिल्कुल अलग हो गया है। आइसोलेनिज्म सम ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द US फ्रॉम द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1787 अप टू द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये कहता है आइसोलेनिज्म जो है वो USA ने किया था। किस चीज़ से? जब वो अमेरिकन वार हुआ था इंडिपेंडेंस अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए 1787 में, बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, कब तक? जब तक पहला विश्व युद्ध हुआ तब तक। इन कंपैरिजन द नॉन अलाइंड कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया प्ले एन एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द, ये कहता है कि यदि इन कंपैरिजन, इसके विपरीत यदि मैं नॉन अलाइंड कंट्रीज़ की बात करूं जिसमें इंडिया भी है, प्ले एन एक्टिव, उन्होंने एक सक्रिय भूमिका निभाई, द मीडिएटिंग बिटवीन द टू रिवल इन अलायंसेज इन द कॉज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, पीस और स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जो 2 अलायंसेज थी, जो 2 गुट थे उनके मध्य में। देयर स्ट्रेंथ वॉज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी, इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो उनकी यूनिटी, इनकी एकता पर निर्भर करती थी। एंड देयर रिजॉल्व टू रिमेन नॉन अलाइंड डिस्पाइट द अटैम्प्ट बाई टू सुपर पावर टू ब्रिंग दैम इनटू देयर अलायंसेस, ठीक है। और ये नॉन अलाइंड, इनसे जो सुपर पावर्स थी इनसे अलग रहे, डिस्पाइट, जबकि जो हमारे सुपर पावर्स थी उन्होंने अपने अटेम्प्ट किए उनको अपने अंदर सम्मिलित करने के लिए। नॉन अलाइनमेंट इज़ ए नॉट न्यूट्रलिटी, नॉन अलाइनमेंट कोई न्यूट्रलिटी नहीं है, तटस्थता नहीं है। न्यूट्रलिटी रेफर टू प्रिंसिपली टू ए पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर, ठीक है। तटस्थता मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होंगे उनमें ये देश सम्मिलित होंगे, बट ये जो देश हैं ये USSR और USA का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, और जो ये युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है इससे ये अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। स्टेट प्रैक्टिसिंग न्यूट्रली आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड ए वार, ठीक है। और स्टेट इस चीज़ के लिए भी
बांधित नहीं थे कि मतलब वो इस युद्ध के दौरान किसी के हेल्प करेंगे। दे डोंट गेट इन्वॉल्व इन वॉर, वो युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। एंड दे डोंट टेक एनी पोजिशन ऑन द अप्रोप्रिएट्स और मोरलिटी ऑफ द वार। नॉन अलाइंड स्टेट इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वार फॉर वेरियस रीजन। लेकिन जो नॉन अलाइंड स्टेट थे उनमें से जो भारत था, मतलब बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से यह इनमें सम्मिलित हुआ। दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वार, ये वार से अपना मतलब वार को मतलब स्टॉप करना चाहते थे, सुरक्षित रखना चाहते थे बिटवीन द अदर एंड ट्राई टू एंड वार, और ये युद्ध को ख़त्म करना चाहते थे, हैंड ब्रोकन आउट, और इससे बाहर निकलना चाहते थे। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करते हैं। द नॉन अलाइंड कंट्रीज़ वर मोर देन मेयरली मीडिएटर, ये कहते हैं जो नॉन अलाइंड में जो कंट्रियाँ सम्मिलित थी वो मीडिएटर की तरह थी, और उससे जो कोल्ड वार में शीत युद्ध में सम्मिलित थी। द चैलेंज फॉर द मोस्ट ऑफ और नॉन अलाइंड कंट्री, जो नॉन अलाइंड कंट्री थी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ए मेजॉरिटी ऑफ देम वर कैटेगराइज्ड एज ए लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, ये कहता है कि जो मेजॉरिटी थी, जो बहुमत था इस नॉन अलाइनमेंट जो भी कंट्री थी उनके अंदर, वो कंट्री काफ़ी कम डेवलप थी, लीस्ट डेवलप कंट्री थी। लीस्ट डेवलपमेंट LDC रिप्रेजेंट किया गया है। वॉज टू बी मोर डेवलप इकोनॉमिकली, उनको मतलब अपने आप को आर्थिक रूप से डेवलप विकसित करना था। एंड टू लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, और अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालना था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो विटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ए न्यू कंट्री, किसी भी जो नव स्वतंत्र देश होता है उसके लिए जो आर्थिक विकास होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट, बिना विकास के एक कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री, उसे आज़ाद नहीं कहा जा सकता, फ्री कंट्री नहीं कहा जा सकता यदि उसका आर्थिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है। इट वुड रिमेन डिपेंडेंट, उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, ऑन द रिचर कंट्री, जो उनसे अमीर होंगी, इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर फ्रॉम द विच पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन अचीव। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें मतलब जो कॉलोनियल पावर जिनसे उन्हें आज़ादी मिली थी उन पर ही उन्हें डिपेंड रहना पड़ जाए। द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर फुल फॉर्म NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ऑर्गेनाइज्ड विद दिस रियलाइजेशन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट ए रिपोर्ट। ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड डेवलपमेंट है वो एक नई रिपोर्ट लेकर आई जो 1972 में आई। उसके अंदर जो जो चीज़ें थी वो देखते हैं। कहते हैं गिव LDC कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी LDC कंट्रीज़ हैं उन सभी को मतलब उनके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पे नियंत्रण करने का हक दे दिया जाए, जो कि मतलब जो पश्चिमी देश हैं जो उन पर वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अब जो उनका अधिकार होगा वो किसका होगा, LDC कंट्री का होगा अपने प्राकृतिक संसाधनों पर। दूसरा कहता है ऑब्टेन एक्सटेंड टू वेस्टर्न मार्केट, और वे पश्चिमी जो मार्केट हैं उन पश्चिमी जो बाज़ार हैं LDC कंट्रीज़ वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं, और इस तरीके से वो अपने लिए अपने कंट्री के लिए बेनिफिट ले सकती हैं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़, ये कहता है जो पश्चिमी देशों से उन्हें जो भी तकनीकी सहायता मिल रही है उसके जो कॉस्ट हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाए। प्रोवाइड द LDC विद द ग्रेट रोल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ये कहता है LDC को एक महत्वपूर्ण मतलब भूमिका दी जाए, रोल दिया जाए इन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक रूप से संस्थाएं बनाई गई हैं उनमें। ग्रेजुअली द नेचर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट चेंज टू गिव द ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक इशू, ये कहते हैं ग्रेजुअली द नेचर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट चेंज टू ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इशू। धीरे धीरे कर जी यदि हम नॉन अलाइनमेंट में बात करें तो फिर नॉन अलाइनमेंट में चेंज टू गिव इम्पोर्टेंस, उन्होंने इम्पोर्टेंस दी जो हमारे आर्थिक इशू हैं, आर्थिक प्रॉब्लम हैं उनको, आर्थिक समस्याओं को। इन 1961 एट द फर्स्ट समिट इन द बेलग्रेड जो हुआ था, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैड नॉट बीन वेरी इंपॉर्टेंट, जो बेलग्रेड में पहला से जो समिट हुआ उसके अंदर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी हमारे जो इकोनॉमिक इशू हैं इनको। बाय द मिड ऑफ 1970 दे हैड बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू, लेकिन 1970 के दशक में ये काफ़ी महत्वपूर्ण समस्याएं हो गई। एज ए रिजल्ट नेम बिकम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप, इस तरीके से जो नेम है वो आर्थिक दबाव समूह बन गया। बाय द लेट ऑफ 1980 के आखिर में हाउ एवर द
EO इनिशिएटिव हैड फेडेड, जो NIO ने जो इनिशिएटिव, ये मैंने आपको अभी पढ़ाए थे, 4 इनिशिएटिव दिए थे, वो फीड हो गई मेनली किस वजह से, जो स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित कंट्री थी वो उसके विरोध में थे, हु एक्टेड एज ए यूनाइटेड ग्रुप वाइल द नॉन अलाइंड कंट्रीज स्ट्रगल टू मेंटेन देयर यूनिटी इन द फेस ऑफ देयर दिस अपोजिशन। ठीक है, जो ये विकसित देश से ये एकजुट होकर उसके खिलाफ हो गए थे, विरोध में खड़े हो गए थे, विरुद्ध हो गए थे उसके, और जो नॉन अलाइंड कंट्री थी वो सारी की सारी अभी तक अपनी यूनिटी, अपनी एकता के लिए क्या संघर्ष करने लग रही थी। फिर उसके बाद देखें इंडिया एंड द कोल्ड वार, इंडिया की सिचुएशन देखते हैं। एज ए लीडर ऑफ नेम, इंडिया रिस्पॉन्स टू ऑन गोइंग कोल्ड वार वॉज टू फोल्ड। ठीक है, टू फोल्ड में कहता है फर्स्ट लेवल पे हमने क्या किया, इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस। पहला हमारा जो कदम था वो ये था कि हम इन दोनों अलायंसेस में किसी में भी सम्मिलित नहीं हुए, और जो सेकंड था, इट रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकम द पार्ट ऑफ, और जो भारत था उसने आवाज़ उठाई किस चीज़ के खिलाफ, जो डिकोलोनाइज्ड कंट्री हैं बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस अलायंसेस, जो इन अलायंसेस का सदस्य बनने जा रही हैं उनके खिलाफ। इंडिया पॉलिसी वॉज नीदर नेगेटिव और नॉर पैसिव, ये कहता है जो भारत की पॉलिसी थी वो ना तो नकारात्मक थी और ना ही पैसिव थी। ठीक है, एज नेहरू रिमेन द वर्ल्ड नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट ए पॉलिसी ऑफ फ्लिंग अवे, ये कहते हैं नेहरू जो थे उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर की कि जो अलाइनमेंट है वो वॉज नॉट ए पॉलिसी ऑफ फ्लिंग अवे, कहीं मतलब इन चीज़ों से, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं इनसे बाहर निकलना नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन वर्ल्ड अफेयर टू सॉफ्टन कोल्ड वार रिवेलरीज, ये कहता है इसके विपरीत जो इंडिया है वो किसके फेवर में है, कोल्ड वार की जो रिवेलरीज हैं उनको सॉफ्ट करने में। एंड इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन द अलायंसेस, और जो इंडिया है वो जो इन टू अलायंसेस के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं उनको ट्राई टू रिड्यूस करना चाहता है, एंड देयर फॉर प्रिवेंट डिफरेंसेस फ्रॉम एस्केलेटिंग इन ए फुल स्केल वॉर, और इस तरीके से मतलब जो भारत है वो इन डिफरेंसेस को कम करके जो फुल स्केल वार, जो तीसरा विश्व युद्ध की सिचुएशन है उसको होने से रोक सकता है। इंडिया डिप्लोमेंट जो है, इंडियन डिप्लोमेंट जो भारत के राजनायक हैं एंड लीडर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, ओपन यूज टू कम्युनिकेट, वो बातें करते थे एंड मीडिएट, और मीडिएटर का रोल प्ले करते थे बिटवीन द कोल्ड वार जो रिवर्स से सच एज इन कोरियन वार इन 1950, जब कोरिया का वार हुआ था उस ड्यूरेशन में जो नेहरू थे उन्होंने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया था। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंडिया चूज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर ऑफ द नॉन अलाइन ग्रुप इन दिस मिशन, ये कहता है, और इस तरीके से जो मतलब इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि जो इंडिया है उन्होंने दूसरी कंट्रियों को भी सम्मिलित किया जो नॉन अलाइन ग्रुप में थी। ड्यूरिंग द कोल्ड वार, शीत युद्ध के दौरान, इंडिया रिपीटली ट्राई टू एक्टिवेट दोज रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया जो थी वो एक्टिवेट रही उन अक्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, और विच वर नॉट द पार्ट ऑफ अलायंसेज, जो सदस्य नहीं हैं किसका, यूएसए एंड यूएसएसआर का। नेहरू रिपोज्ड ग्रेट फेथ इन जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशन, जो नेहरू थे उनकी जो थॉट थी वो क्या थी, एक जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशन की, दैट वुड प्ले ए पॉजिटिव रोल इन सॉफ्टनिंग इफ नॉट एंड द कोल्ड वार एरा। इस तरीके से जो उनकी थॉट थी, इससे ऐसा हो सकता था कि युद्ध की समाप्ति ना हो, लेकिन युद्ध जो था, युद्ध की जो जड़ें थी वो काफ़ी ढीली पड़ सकती थी। नॉन अलाइनमेंट वॉज नोट एज सम सजेस्ट इन नोबल इंटरनेशनल, कुछ लोग ऐसे भी थे जो नॉन अलाइनमेंट को मतलब एक नोबल इंटरनेशनल कोर्स विच हैड लिटल टू डू इंडिया रियल इंटरेस्ट, ये कहता है यह कोई उदार मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, ये रियलिटी में मतलब पनपी गई थी, जो इंडिया का इंटरेस्ट था, जो इंडिया के जो हित थे उसके बिहाफ पे। कहता है इन नॉन अलाइंड पोस्चर ऑल्सो सर्व इंडिया इंटरेस्ट वेरी डायरेक्टली इन एटलीस्ट 2 वेज, 2 वेज तरीके बताए हैं जिस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया का प्रभाव, इंडिया के हित उसमें छिपे हुए थे। फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन, ठीक है, पहला जो मतलब क्या है कि जो नॉन अलाइनमेंट था उसकी वजह से इंडिया जो है वह अंतर्राष्ट्रीय निर्णय ले सकता था, इंस्टेंसेस दैट सर्व्ड इट इंटरेस्ट रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर एंड देयर एलीज, और ये जो उसके यह अपने हितों के बारे में सोचता था, ना कि यह सुपर पावर्स के जो और उससे संबंधित जो देश थे उनके बारे में। सेकेंड, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर, India was often able to balance one superpower against the other. If India felt ignored or
अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय वन पावर इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर। ये कहता है कि यदि इंडिया के प्रति कोई ऐसा व्यवहार करता है जो उसके अगेंस्ट है, या फिर ऐसा है कि जो उसे इग्नोर कर रहा है, और किसी सुपर पावर के द्वारा यदि वह प्रेशराइज किए जा रहे हैं तो वे दूसरे की तरफ जा सकता था। नीदर अलायंस सिस्टम कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड, और कोई भी मतलब अलायंस सिस्टम ऐसा नहीं था जो इंडिया पे विश्वास कर सकता था। इस बात के लिए इंडिया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन ए नंबर ऑफ काउंट। ये कहता है इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, नेम जिसे बोला गया था, उसे उसकी काफ़ी बार निंदा की गई थी। हियर वी मे रेफर टू ओनली टू क्रिटिसिज्म। यहाँ पर हम सिर्फ उसकी दो निंदाओं के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, इंडिया नॉन अलाइनमेंट वर सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। इसके कोई सिद्धांत नहीं थे। इन द नेम ऑफ परस्यूइंग इट नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया इट वॉज सेड ऑफन रिफ्यूज टू टेक फर्म स्टैंड ऑन ए क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज। काफ़ी टाइम ऐसे हो जाता था कि इंडिया जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएँ थी, उन पर स्टैंड लेने से भी डिनाई कर देता था, रिफ्यूज़ कर देता था। सेकंड, इट इज़ सजेस्टेड दैट इंडिया वाज इनकंसिस्टेंट एंड टेक कोऑर्डिनेटरी पोस्चर हैविंग क्रिटिसाइज्ड अदर्स फॉर द जॉइनिंग अलायंसेस। काफ़ी टाइम ऐसे होता था कि जो इंडिया जो था, जो भी यूएसएसआर किसी भी अलायंस को ज्वाइन करता था उसकी निंदा करता था। इंडिया साइन ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विद द यूएसएसआर, और इसी के बीच में मतलब ऐसा हुआ कि इंडिया ने जो है ट्रीटी सिग्नेचर की यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप की जो 20 ईयर्स के लिए थी। दिस वॉज regarded particularly by the outside observer as virtually joining the Soviet alliance system. The Indian government view was that India needed diplomatic and possibly military support. और इस बारे में जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उनका जो व्यू था वो यह था कि इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक, उसे मतलब राजनयिक रूप से मदद की ज़रूरत थी, और मिलिट्री सपोर्ट की नीड थी जब बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ था। दैट इन एनी केसेस ट्रीटी डिड नॉट स्टॉप इंडिया फ्रॉम हैविंग गुड रिलेशन विद द अदर कंट्री इंक्लूडिंग द यूएसए। और इस ट्रीटी की ड्यूरेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया जो है वह किसी अन्य देश के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित नहीं कर सकती, चाहे उसमें बेशक से यूएसए ही क्यों ना सम्मिलित हो। ठीक है।